वेलकम टू एवरीबॉडी। लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। उसमें हम लोग देख रहे थे टाइप ऑफ मेंटेनेंस कि मेंटेनेंस कितने प्रकार के होते हैं। होप्स आपने प्रीवियस लेक्चर देख चुका है, देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो नीचे जाके प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आप इस लेक्चर को देखिएगा तो अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि आप अगर शुरुआत से देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि क्या सारा चीज़ आपने पढ़ा है, या फिर टाइप जो है हमारा मेंटेनेंस का, या मेंटेनेंस क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल में बताया गया है। क्लियर? तो हमने पढ़ा था मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस के कितने प्रकार हैं, इन सब के बारे में पढ़ा था। मेनली जो है हमारे पास कितना टाइप का मेंटेनेंस था, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, और फिर उसके बाद ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, और फिर कंस्ट्रक्टिव मेंटेनेंस। कितने टाइप के मेंटेनेंस थे? 3 टाइप के। ब्रेक डाउन में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, और फिर लास्ट वन कॉन्ट्रैक्टेड मेंटेनेंस, जिसमें से कि हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में पढ़ा कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के कितने टाइप होते हैं, जिसमें से कि आपने टाइप में पढ़ा था रूटीन मेंटेनेंस, पीरियोडिक मेंटेनेंस, फिर एक ओवरऑल था, और लास्ट वन जो था मेंटेनेंस ऑन फॉल्ट। ये 4 प्रकार के हमारा कौन था? सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, पहले तो आपको मेंटेनेंस क्लासिफाई किया गया था, मेंटेनेंस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबके बारे में आपको बताए थे कि आपका जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है वह क्या होता है, उसके बारे में भी बताया था। आप प्रीवियस लेक्चर जाके देखिएगा, होप सो आपको समझ में आएगा। फिर दूसरा टाइप क्या था? ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, और तीसरा क्या था? कॉन्ट्रैक्टेड मेंटेनेंस। क्लियर? उस पीरियोडिक मेंटेनेंस जो होता था, या फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो था, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को भी क्लासिफाई किया गया था 4 प्रकार में, जिसमें से कि आपका 4 में पहला था रूटीन मेंटेनेंस, दूसरा था पीरियोडिक मेंटेनेंस, तीसरा था आपका ओवरऑल, और फोर्थ वन आपका मेंटेनेंस ऑन फॉल्ट। सबके बारे में हमने बता रखा है, आप जाके लेक्चर में देखिएगा। आज हम लोग बात करेंगे ब्रेक डाउन मेंटेनेंस का। ठीक है, कौन सा? ब्रेक डाउन। तो आप दूसरा पॉइंट बना लीजिएगा, दूसरा में लिख लीजिएगा ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। ठीक है, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस लिख लीजिएगा। देखिए, ब्रेक डाउन मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय होना आप कह सकते हैं, फॉल्ट हो जाना एक तरह से। तो सीधा सीधा है कि वैसा मेंटेनेंस, उस प्रकार का मेंटेनेंस जिसमें कि अगर फॉल्ट हो गया है, तब अगर हम वह मेंटेनेंस को परफॉर्म करते हैं, उस प्रकार के मेंटेनेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। समझ में आई क्या बात? अगर मान लीजिए कोई मशीन है, उस मशीन में किसी तरह का कोई फॉल्ट आया और वो मशीन जल गया, या फिर बर्न हो गया, या फिर आपका डैमेज हो गया कोई ऐसा पार्ट, तो क्या करेंगे? उसके बाद हम मेंटेनेंस को परफॉर्म करेंगे, या मेंटेनेंस करेंगे उसका कि भाई उसमें क्या जला, देखेंगे, चेक करेंगे उसमें क्या जला, कौन सा पार्ट उसका जल गया, या उसमें क्या सारा डैमेजेस हुआ है, उस सबको देखेंगे और क्या करेंगे? रेक्टिफाई करेंगे। उसी को तो हम लोग मेंटेनेंस बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो फॉल्ट हो गया, फॉल्ट होने के बाद जो डैमेजेस होगा, उस डैमेज को रेक्टिफाई करने के लिए, रिपेयर करने के लिए हम लोग जो मेंटेनेंस यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बताओ। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। इसी ब्रेक डाउन मेंटेनेंस को आप करेक्टिव मेंटेनेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको लिख लीजिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज करेक्टिव मेंटेनेंस। ये जो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस है, इसको और क्या बोल सकते हो आप? करेक्टिव मेंटेनेंस। दिस मेंटेनेंस इज कैरीड आउट व्हेन इक्विपमेंट फेल्स और नॉट वर्क सेटिस्फैक्टरी। या तो आपका इक्विपमेंट फेल हो गया कि आप सप्लाई दे रहे हैं, वर्क ही नहीं कर, डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ डैमेज होगा। या फिर आप मान लीजिए कि वह जो है हमारा जो सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन होना चाहिए, इन द सेंस आप ऐसा कह सकते हो कि अगर उस इक्विपमेंट को जैसा वर्क करना चाहिए था वैसा वर्क कर नहीं रहा है। ठीक है, जो इफिशियंसी था वो इफिशियंसी हमें मिल नहीं रहा है, जो काम होना चाहिए था वो काम हो नहीं पा रहा है उसमें, तो उस कंडीशन में भी हम जो मेंटेनेंस करेंगे उसको भी हम क्या बोलेंगे? ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। समझ में आई क्या बात? क्लियर है? लास्ट है आपका कॉन्ट्रैक्टेड मेंटेनेंस। तीसरा टाइप जो है कॉन्ट्रैक्टेड मेंटेनेंस। देखिए, ये कॉन्ट्रैक्टेड मेंटेनेंस के अंदर जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी आ सकता है, और आपका जो करेक्टिव मेंटेनेंस पढ़े हैं वो भी आ सकता है। क्लियर? या ब्रेक डाउन मेंटेनेंस जिसको आप बोलते हो। तो कॉन्ट्रैक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है कि ब्रेक डाउन मेंटेनेंस भी आ जाएगा और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी, दोनों आ जाएगा। समझिएगा इसमें एक बात कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो था, हम लोग क्या कर रहे थे? सब टाइम शेड्यूल में, मतलब पहले कर ले रहे थे, फॉल्ट होने के पहले ही हम लोग कर ले रहे थे जनरली, है ना। एक चाहे आप एक दिन में डेली आप कर रहे थे, या फिर मंथली कर रहे थे, क्वार्टरली कर रहे थे, 6 मंथली कर रहे थे, ईयरली कर रहे थे, 2 ईयरली, 5 ईयरली, इस तरह का एक टाइम शेड्यूल था, प्री प्लान्ड था, प्लान किया हुआ था, उसमें हम परफॉर्म कर रहे थे। तो उस टाइप के मेंटेनेंस को ही हम लोग प्रिवेंटिव बोल रहे थे। और करेक्टिव मेंटेनेंस या फिर ब्रेक डाउन मेंटेनेंस जो था, फॉल्ट के बाद कर रहे हैं।
तो दोनों फॉल्ट हमारा एक कॉन्ट्रैक्टिव मेंटेनेंस के अंदर आ जाता है। कहिए कैसे, समझिए कि कोई भी कंपनी जो होती है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक कोई सा अप्लायंसेस को बनाया, अप्लायंसेस को क्या बनाया, ठीक है, या इसको आप पहले तो इस तरह से समझ लीजिए, होप सो आपको समझ में आए कि आप जो है मोबाइल खरीदे, ठीक है, मोबाइल खरीदे तो मोबाइल जिस कंपनी का भी हो, किसी भी कंपनी का मोबाइल अगर है, वह कंपनी एक आपको सर्विसिंग के लिए, मतलब किसी भी तरह का फॉल्ट हो, गारंटी या वारंटी जो बोलते हो, वारंटी देता है ना। यहाँ पे भी वही चीज़ है, आपने मोबाइल खरीदा, किसी कंपनी का मोबाइल खरीदा, जिस कंपनी से खरीदे वह एक वारंटी कार्ड इशू करती है। अब उस वारंटी कार्ड में आपका लिखा हुआ रहता है कि किसी तरह का कोई डैमेज होता है, ठीक है, उस डैमेज का मतलब अगर हार्डवेयर डैमेज होता है तो आपका 6 मंथ के लिए आपका वैलिड है। एक टाइम पीरियड हो गया कि 6 महीने तक किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम, अगर किसी भी तरह का कोई फॉल्ट आपके मोबाइल में होता है तो इसका जो भी मेंटेनेंस होगा वो कौन करेगा, कंपनी वाला। आप उसके सर्विस सेंटर में जाइएगा, उस सर्विस सेंटर में जाके आप अपना मोबाइल जमा कराइएगा, वो आपको फिर से रेक्टिफाई करके वापस दे देगा। अब मान लीजिए उसी में रहता है कि आपके उसके बाद अगर सॉफ्टवेयर वगैरह से किसी तरह का कोई इशू है तो उसको आप साल भर तक कह सकते हैं, मतलब साल भर तक वो आपको मोबाइल का गारंटी दे के रखते हैं। तो एक क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना कि 1 साल तक आपके मोबाइल में किसी प्रकार का कुछ भी फॉल्ट होता है या किसी प्रकार का कोई डैमेज होता है तो वह डैमेज को रेक्टिफाई कौन करेगा, जिस कंपनी से आप मोबाइल खरीदे हैं, है ना। उसके बाद भी वह मेंटेन करेगा, उसके बाद भी वह मेंटेन करेगा, लेकिन वह क्या होता है, चार्जेबल होगा। आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपके पास मोबाइल है, अगर मान लीजिए उस टाइम पीरियड से बाहर हो जाते हैं, मतलब 1 साल का अगर दिया हुआ है टाइमिंग, 1 साल से अधिक समय के बाद अगर किसी प्रकार का कोई फॉल्ट होता है आपके मोबाइल में तो आप फिर से जाके करवा सकते हैं वहाँ पे मेंटेनेंस। इट मीन्स कि आप वहाँ जाइएगा, सर्विस सेंटर में दीजिएगा, वो फिर से आपको रेक्टिफाई करके देगा, लेकिन उसका क्या है, चार्ज लगेगा, है ना। ठीक उसी प्रकार से मान लेते हैं यहाँ पे भी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वह मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किसी भी अप्लायंसेस को, किसी भी इक्विपमेंट को, डिवाइस को बना के तैयार किया। मान लेते हैं कि ये मोटर बनाया कंपनी, ठीक है, ये मोटर बनाया कंपनी। अब मोटर के अंदर तो बहुत सारे पार्ट होंगे, स्टेटर होंगे, रोटर होंगे, वाइंडिंग होंगे, एयर गैप वगैरह में चेंजेज होगा, शाफ्ट वगैरह होगा, ब्रश होगा, कम्यूटेटर होगा, इस तरह से बहुत सारे वाइंडिंग होंगे या बहुत सारे पार्ट होंगे इसके बटे हुए, योक वगैरह होगा। अब देखिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो बनाने के बाद क्या करेगा, वो उसको बेचेगा, ठीक है, बेचेगा। जब बेचेगा तो इसमें इसका कुछ टर्म कंडीशन रहेगा। उस टर्म कंडीशन में क्या रहेगा कि इसमें अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है तब भी यह कंपनी करेगी और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होगा तब भी करेगा। एक टाइम पीरियड, जैसे मान लेते हैं कि 5 ईयर्स के लिए, ठीक है, इसने क्या किया, 5 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, 5 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया। उसमें से इसने मेंशन किया कि 5 साल में आपका किसी भी तरह का कोई फॉल्ट होगा आपके मोटर में तो हम आके उसको क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। हम मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इस मोटर को बना के तैयार की है। समझ में आई बात। तो ये मोटर जिस कंपनी ने बनाया उसने एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप इस कंपनी से खरीदते हैं तो ये 5 साल तक जिम्मेवारी लेके रखेगा कि किसी तरह का कोई फॉल्ट आएगा तो इस मोटर में अगर फॉल्ट आता है तो वह उसको क्या करेगा, रेक्टिफाई करेगा। समझ में आई बात। अब इसी के अंतर्गत आपका जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो या फिर ब्रेकडाउन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहने का ये मतलब हो गया कि टाइम पीरियड में आप क्या करते हो, 1 महीना में भी आप क्या करते हो, वहाँ पे जाके चेक करते हो कि किसी तरह का कोई फॉल्ट तो नहीं है। फिर डेली भी कुछ इंस्पेक्शन होता है, उसमें चेक होता है, जो टेस्ट करते हो परफॉर्म, डेली भी करते हो। जो मेंटेनेंस था कुछ डेली करते थे, कुछ मंथली करते थे, कुछ ईयरली करते थे, कुछ 6th मंथली करते थे, कुछ इस तरह से। तो सारा चीज़ मतलब पीरियोडिक मेंटेनेंस जो भी होगा या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो भी होगा, वह मेंटेनेंस को भी करने का जिम्मेवारी किसका होगा, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का होगा। समझ में आई बात। अब मान लीजिए कि वह मोटर चलते चलते कभी किसी तरह का कोई फॉल्ट हुआ या हीटिंग वगैरह हो जाता है, उसको प्रॉपर कूलिंग नहीं मिल पाया और उस प्रॉपर कूलिंग नहीं मिलने के वजह से हीटिंग हुआ और हीटिंग के वजह से हमारा क्या हुआ, मोटर का वाइंडिंग वगैरह जल गया, फॉल्ट हो गया। फॉल्ट होने के बाद भी, ठीक है, यही कंपनी, जो कंपनी इसको मैन्युफैक्चर किया होगा इस मोटर को, वही कंपनी जाकर फिर से क्या करेगा, उसको रेक्टिफाई करेगा। तो दोनों टाइप के मेंटेनेंस को ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, जिसमें से कि आपका ब्रेकडाउन मेंटेनेंस भी हो गया या फिर आपका कॉन्ट्रैक्टेड मेंटेनेंस हो गया। दोनों टाइप के मेंटेनेंस को ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो इस प्रकार के मेंटेनेंस को हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टेड मेंटेनेंस। समझ में आई बात।
समझ लीजिएगा। इन दिस मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स आर एग्रीड अपॉन बाय द सप्लायर ऑफ द इक्विपमेंट। जो इक्विपमेंट को सप्लाई करता है या बेचता है किसी के पास में, वह सप्लायर क्या करता है, एक एग्रीमेंट बनाता है एक टाइम पीरियड के लिए कि किसी भी तरह का कोई फॉल्ट होगा तो उस फॉल्ट को रेक्टिफाई कौन करेगा, उस फॉल्ट को सही कौन करेगा, रिपेयर कौन करेगा, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो उसको सप्लाई कर रही है। समझ में आई बात? तो इस प्रकार के मेंटेनेंस को हम बोलते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्टेड मेंटेनेंस। इक्विपमेंट एंड यूजर्स, समझ में आई बात? यही चीज़ है आपका। इट में इंक्लूड बोथ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड करेक्टिव मेंटेनेंस। इस मेंटेनेंस के अंतर्गत आपका दोनों प्रकार का मेंटेनेंस आ सकता है, या फिर आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो या फिर आपका करेक्टिव मेंटेनेंस। तो दोनों मेंटेनेंस हमारा किसके अंतर्गत आ सकता है, कॉन्ट्रैक्टेड मेंटेनेंस के अंतर्गत। समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको आप। देखिए हम लोग अब देखेंगे एडवांटेज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। जो टाइप ऑफ मेंटेनेंस आपने पढ़ा है, तीनों टाइप में ही हमने एक और जो टाइप पढ़ा था प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, उसका मतलब क्या फ़ायदा है, मतलब क्या एडवांटेज है, उस चीज़ को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्लियर है? आप पढ़ चुके हैं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, उसके कितने प्रकार हैं। क्लियर? तो इसमें रखिएगा, हेडिंग बना लीजिएगा एडवांटेज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। आप नोट करते जाइएगा साथ साथ में, नहीं तो एक बार में आपको फिर लेंदी हो जाएगा, आपको कहीं क्लास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है, मतलब इस सब्जेक्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ। एडवांटेज क्या है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का, इस चीज़ को देखिए। पहला देखिए, इट प्रिवेंट्स अनशेड्यूल्ड इंटरप्शन टू वेरियस मशीन एंड इक्विपमेंट्स। कहने का ये मतलब है कि अगर किसी भी इक्विपमेंट में कोई अनशेड्यूल्ड इंटरप्शन हो या किसी माल फंक्शन जिसको बोल सकते हो आप, परेशानी होना, उसमें किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, वो नहीं होगा। बोलिए क्यों? अगर मान लीजिए आप टाइम टू टाइम किसी भी चीज़ को चेक कर ले रहे हैं तो उसमें फॉल्ट आने का पॉसिबिलिटी क्या है, या किसी प्रकार का व्यवधान जो होगा वह आने का पॉसिबिलिटी क्या है, घट जाएगा। वही चीज़ यह बोल रहा है कि ये अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर ही आपका पीरियोडिक मेंटेनेंस भी आता है और रूटीन मेंटेनेंस भी आता है, जिसमें से कि आपका कुछ डेली चेक किया जाता है, कुछ टाइम पीरियड रहता है, मतलब 6 महीने या 1 साल या फिर 3 महीने या फिर महीने में, ऐसा रहता है एक टाइम पीरियड। तो अगर टाइम टू टाइम हम किसी भी चीज़ को चेक करते रहेंगे तो क्या होगा, कोई भी किसी भी तरह का अनवांटेड इवेंट बोल सकते हो या फिर अनशेड्यूल्ड इंटरप्शन नहीं होगा, उससे हम क्या होगा, बच जाएंगे। तो वही चीज़ है, इट प्रिवेंट्स अनशेड्यूल्ड इंटरप्शन टू वेरियस मशीन, अलग अलग प्रकार के मशीन एंड इक्विपमेंट। क्लियर? दूसरा देखिए, इट रिड्यूसेस ब्रेक डाउन टू मिनिमम लेवल। कहने का ये मतलब है कि अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं तो हमारा ब्रेक डाउन होने का चांसेस भी क्या है, कम रहेगा, मतलब ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप मान लीजिए बाइक पे ही आप चल रहे हैं, अगर बाइक को सही तरीके से चेक करके जाते हैं तो उस बाइक से किसी तरह का कोई फेनोमिनन या एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ ऐसा तो नहीं होगा अगर चेक किया आप तो चक्का कहीं खुल के फेंका गया, जो टायर है वो निकल गया, हैंडल लूज़ हो गया, हैंडल टूट गया या हैंडल घूम गया, कुछ इस तरह से, या कोई नट बोल्ट उसका लूज़ हो गया, स्पार्क प्लग निकला हुआ, ऐसा तो नहीं होगा अगर आप चेक करके जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कोई भी डिवाइस होगा, मोटर हो, जनरेटर हो या फिर आपका ट्रांसफार्मर हो, उस डिवाइस को आप चेक करते हैं। इन द सेंस आप अगर उसमें पहले ही जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर लेते हैं, उसमें जो आपका प्लानिंग किया हुआ या टाइम पीरियड शेड्यूल था, उस टाइम पीरियड के अंदर आप हर चीज़ को चेक कर लेते हैं, तो इन फ्यूचर जो हमारा फॉल्ट होगा उस फॉल्ट को आप कम कर सकते हो। होने के जो चांसेस हैं, जो फॉल्ट होने वाले होंगे उसको आप क्या कर सकते हो, घटा सकते हो। वही चीज़ है आपका, इट रिड्यूसेस ब्रेक डाउन टू मिनिमम लेवल। थर्ड वन, इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी। समझिएगा, बाइक में जब आप सर्विसिंग कराते हो तो सर्विसिंग कराने के बाद बाइक मस्त रन करता है, मतलब रोड पे आप उसको जितना स्पीड पे ले जा रहे हो फुल स्पीड पे लेके उसको आप बढ़ते हो, ठीक है ना। तो सर्विसिंग कराने के बाद बाइक एकदम मस्त, मतलब सही तरीके से वह अच्छे से रन करने लगता है विथ फुल इफिशियंसी। सिमिलरली यहाँ पे भी वही बात होगी कि अगर आप किसी भी इक्विपमेंट को प्रॉपरली आप मेंटेनेंस कर रहे हो, टाइम टू टाइम आप उसमें मेंटेनेंस कर रहे हो, तो आपका जो मशीन होगा वह फुल इफिशियंसी के साथ वर्क है, उसका जो मैक्सिमम इफिशियंसी होगा उसके साथ वह वर्क करेगा। क्लियर? तो इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी। नेक्स्ट बोलता है सेटिस्फैक्ट्री मेंटेनेंस ऑफ मशीन एंड अदर इक्विपमेंट्स एट लो कॉस्ट। कम खर्च में, अगर टाइम टू टाइम चेक कर ले रहे हैं हम,
ठीक है। तो अगर डैमेज होने का चांस घट जा रहा, पहले तो यही खर्च भी कम लग रहा है, ऐसा तो नहीं है कि डैमेज हो गया, डैमेज होने के बाद मान लीजिए पूरा का पूरा खर्च बढ़ जाएगा, लेकिन उसके पहले ही हम अगर कर ले रहे हैं इक्विपमेंट का मेंटेनेंस तो फिर हमारा खर्च क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वही चीज़ है सेटिस्फैक्ट्री मेंटेनेंस ऑफ मशीन एंड अदर इक्विपमेंट्स एट लो कॉस्ट। कम खर्च में भी हम सेटिस्फैक्ट्री मेंटेनेंस कर लेते हैं अगर इक्विपमेंट जो हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं तो। क्लियर। इट रिड्यूसेस वियर एंड टीयर ऑफ मशीन एंड अदर इक्विपमेंट्स। वियर एंड टीयर मतलब होता है घिसना, ठीक है, जो फ्रिक्शन वगैरह होगा। अगर लुब्रिकेंट वगैरह प्रोवाइड कर रहे होंगे, रोटेटिंग मशीन के लिए ये, ठीक, ये ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, मशीन की बात कर रहा हूँ, उसमें हर चीज़ आ जाएगा, स्टेशनरी डिवाइस भी आएगा, रोटेटिंग डिवाइस भी आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए कहीं पे आपके पास जो रोटर वगैरह है वो सब घूमता है, तो शाफ्ट वगैरह जो बेयरिंग वगैरह लगा होता है वहाँ पे अगर आप लुब्रिकेंट नहीं देंगे तो क्या हो सकता है, डैमेज होने का चांस हो सकता है। तो वहाँ पे आप प्रॉपर अगर लुब्रिकेंट वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं तो वियर और टीयर हमारा क्या होगा, मतलब जो घिसाव होगा किसी भी इक्विपमेंट का या मशीन का वो कम होगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, घट गया। इट मेक्स वर्किंग कंडीशन बेटर। हमारा जो भी डिवाइस होगा अगर आप मेंटेनेंस प्रॉपरली करते हो तो क्या होगा, अच्छा वर्क करेगा, सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन होगा। इंक्रीजेज द लाइफ ऑफ मशीन। दवा खा खा के आदमी अधिक दिन तक जिंदा रहता है। देखिएगा कोई अगर बीमार व्यक्ति है उसको आप दवा देते हैं तो वो भी क्या एक तरह से मेंटेन ही तो कर रहा है, उसके अंदर जो भी विटामिन या फिर जो भी आपका कमी हुआ है, विटामिन हो या कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो, ये सब कम अगर हुआ है तो दवा खा खा के क्या होता है, उसको फुलफिल करता है, मेंटेन कर रहा है उसको, और उसका लाइफ क्या होता है, कुछ दिनों के लिए बढ़ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ है कि अगर आप इक्विपमेंट में मेंटेनेंस करते हैं तो उस मेंटेनेंस का लाइफ भी क्या होता है, एक्सीड कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमारा ज़रूरी है, किसके लिए, इंक्रीजिंग द लाइफ ऑफ मशीन। अगर 5 साल चलने वाला होगा, अगर बढ़िया से आप मेंटेन करिएगा तो वह हो सकता है 7 साल चल जाए, 6 साल चल जाए। नेक्स्ट बोलता है प्रोवाइड्स ग्रेटर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर। अगर आप मेंटेनेंस करते हैं तो फॉल्ट होने के चांसेस भी क्या होंगे, कम होंगे, और फॉल्ट होने के चांसेस कम होते हैं तो वह हमारे लिए क्या है, सेफ़ है, और जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहे होंगे उसके लिए भी वह क्या है, सेफ। कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इज रिड्यूस्ड। जो रिपेयरिंग का खर्च होगा वह भी, फॉल्ट अगर नहीं हुआ, डैमेज किसी प्रकार का नहीं हुआ तो डेफिनेटली खर्च हमारा क्या होगा, कम होगा। मान लेते हैं कि अगर ट्रांसफार्मर है उसका वाइंडिंग जल गया, अब उसको डीअसेंबल करना पड़ेगा, डिसमेंटल करना पड़ेगा। डिसमेंटल जब आप करेंगे तो फिर पूरा खर्च बढ़ेगा, लेकिन पहले ही हम सारा मेंटेनेंस कर लेते हैं तो वो डिसमेंटल करने की नौबत ही नहीं आएगी। रीज़न, क्योंकि फॉल्ट ही नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, मतलब चांसेस कम होगा, फॉल्ट तो आएगा ही आएगा, कभी भी आ सकता है, उसको कोई नहीं देखा है। तो कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इज रिड्यूस्ड। लास्ट, लेस स्टैंड बाय इक्विपमेंट इज नीडेड। देखिए स्टैंड बाय का मतलब होता है कि बैकअप, ठीक है। एग्जाम में आप जब एग्जाम देने जाते हो तो आप 2 पेन लेके जाते हो। रीज़न क्या होता है कि एक पेन अगर ख़राब हो जाएगा तो दूसरा पेन आप यूज़ कर लोगे, लेकिन आपका पेन अच्छा हो, मतलब आपको पता है कि वह सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेट करेगा, सही तरीके से हम उससे लिख सकते हैं, तो दूसरे पेन ले जाने की आवश्यकता है क्या, नहीं। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ है सर कि अगर मान लीजिए एक इक्विपमेंट आप प्रॉपर उसमें मेंटेनेंस वगैरह कर रहे हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी कम है, चांस मतलब पॉसिबिलिटी है कि फॉल्ट कम होगा, समझ रहे हैं, मतलब फॉल्ट होने के चांसेस कम हैं। तो अगर फॉल्ट कम होता है तो हमको दूसरा स्टैंड बाय के लिए कोई भी सेम इक्विपमेंट रखने की आवश्यकता नहीं होगी। अब मान लीजिए अगर फॉल्ट हो गया तब तो आपको लाना ही पड़ेगा, यूज़ करना ही पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि हम स्टैंड बाय के लिए कोई दूसरा मशीन नहीं भी लाएंगे, उसी को हम प्रॉपरली चेक कर के अगर चलाते रहते हैं तो वो चलते रहेगा। लेकिन एक लास्ट टाइम जो उसका होगा, मान लीजिए वो 10 साल चलना है उसका, तो अगर 10 साल के बाद मान लीजिए 11 साल होता है तो डेफिनेटली उसको चेंज तो करना पड़ेगा। एक टाइम पीरियड तक जितना उसका आयु होता है उस टाइम तक आपको स्टैंड बाय रखने की आवश्यकता हो सकता है नहीं पड़े, समझे। तो ये सारा चीज़ हमारा क्या था, एडवांटेज था किसका, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का। समझ में आया क्या, ठीक है, होप सो आया होगा समझ में, ठीक है। नहीं अगर समझ में आया होगा तो आप लेक्चर दोबारा देखिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। और कुछ विशेष इसमें है नहीं, बहुत कुछ आपको रिपीटेशन लग रहा होगा कि सेम चीज़ तो लिखा हुआ है सर, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, क्लियर। तो आप आराम से इसको नोट कर लीजिए। आज हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।